सभी छात्रों को नमस्कार। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 1, हेडलाइन है भारत टैक्सी, देश का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म हुआ लॉन्च। जी, इसे ध्यान से समझिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी का आधिकारिक शुभारंभ किया है। तो ये एक तरह से ओला और उबर को टक्कर देने के लिए है। हाँ, आप कह सकती हैं कि ये ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स का एक स्वदेशी और सबसे जरूरी सहकारी यानी कोऑपरेटिव विकल्प है। सहकारी मॉडल, इसका मतलब क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों को उचित मुनाफा देना है। देखिए, ये सहकार से समृद्धि विजन के तहत काम करेगा। अच्छा, इस मॉडल में मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा और उनसे हर दिन सिर्फ 30 रुपए का एक मामूली शुल्क लिया जाएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से क्या याद रखना चाहिए? कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला तो नाम, भारत टैक्सी। दूसरा, इसका मॉडल, सहकारी। और तीसरा, इसे चलाने वाली संस्था, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इसमें ड्राइवरों के लिए भी कुछ खास है? हाँ, बिल्कुल। ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम है। जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है, ये एक मोबाइल ऐप है। जी, ये आजकल की राइड हेलिंग सेवाओं को ही दर्शाता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। स्लाइड नंबर 2, हेडलाइन है आरबीआई मौद्रिक नीति, रेपो रेट 5.25% पर स्थिर, जीडीपी अनुमान बढ़ाया। ये खबर इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। मतलब कोई दज्जार नहीं हुआ है? बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं। गवर्नर ने बताया है कि खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन 2.1% पर है, जो कि संतोषजनक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट क्या है? सबसे बड़ा अपडेट ये है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है। अच्छा, तो परीक्षा के लिए कौन से आंकड़े जरूरी हैं? देखिए, रेपो रेट याद रखें 5.25% जो अपरिवर्तित है, मुद्रास्फीति 2.1% और सबसे जरूरी नया जीडीपी अनुमान 7.4%। और एक और बदलाव हुआ है सीपीआई बेस ईयर को लेकर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सीपीआई बेस ईयर को बदलकर अब 2023-24 कर दिया गया है। पहले ये 2011-12 था। ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तस्वीर में भी आरबीआई का लोगो और एक स्थिर ग्राफ दिख रहा है। जी, वो रेपो रेट में स्थिरता को ही दर्शा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। जरूर। स्लाइड नंबर 3, हेडलाइन भारत और जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की राह आसान। जी, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या जीसीसी कहते हैं, उन्होंने एक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि बातचीत के लिए नियम और दायरे तय हो गए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच निवेश और व्यापार की बाधाएं कम होंगी। और इससे आपसी सहयोग भी बढ़ेगा। बिल्कुल, इस समझौते से ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और भी गहरा होगा। परीक्षा के लिए जीसीसी के बारे में क्या जानना जरूरी है? कुछ मुख्य बिंदु याद रखें। पहला, जीसीसी का पूरा नाम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। दूसरा, इसके सदस्य देश जो कि 6 हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। और इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तस्वीर में भारत और जीसीसी देशों का नक्शा दिखाया गया है। हाँ, जिससे इस साझेदारी के भौगोलिक महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रक्षा क्षेत्र की एक बड़ी खबर की ओर। स्लाइड नंबर 4, हेडलाइन है विशाखापत्तनम बना नौसैनिक शक्ति का केंद्र, मिलन 2026 और फ्लीट रिव्यू। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा आयोजन है। भारतीय नौसेना पहली बार विशाखापत्तनम में 3 बड़े कार्यक्रम एक साथ आयोजित कर रही हैं। 3 कार्यक्रम एक साथ? कौन कौन से? मिलन 2026, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और आयोन्स कॉन्क्लेव। फ्लीट रिव्यू में क्या खास होता है? फ्लीट रिव्यू में राष्ट्रपति, जो कि हमारी सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर होती हैं, वो नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगी। और मिलन अभ्यास? मिलन अभ्यास में कई मित्र देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है। तो इस खबर से जुड़े रक्षा अपडेट्स क्या हैं? सबसे पहले तो स्थान याद रखें, विशाखापत्तनम। मिलन एक द्विवार्षिक
बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और ये भी याद रखें कि भारत तीसरी बार फ्लीट रिव्यू की मेजबानी कर रहा है। तस्वीर में तो बहुत सारे नौसैनिक जहाज एक साथ दिख रहे हैं। जी, ये तस्वीर इस आयोजन की भव्यता को दर्शाती है। चलिए अब शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई पहल देखते हैं। स्लाइड नंबर 5, हेडलाइन, मेरठ में बनेगी भारत की पहली AI सक्षम यूनिवर्सिटी। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खबर है। मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी CCSU भारत की पहली AI इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी, ये किसके सहयोग से हो रहा है? ये गूगल क्लाउड और कौशल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौते के तहत हो रहा है। इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल होगा? इसमें गूगल के जेमिनी AI का उपयोग करके छात्रों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग दी जाएगी। मतलब हर छात्र को उसकी जरूरत के हिसाब से सीखने में मदद मिलेगी। परीक्षा के लिए इसमें से क्या तथ्य महत्वपूर्ण है? जरूर। यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, पार्टनर गूगल क्लाउड और भारत सरकार, और तकनीक जेमिनी AI। और इसका लक्ष्य क्या है? ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसके सफल होने के बाद इसे 25,000 अन्य कॉलेजों में भी विस्तारित किया जाएगा। तस्वीर में भी यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी का संगम दिख रहा है। जी, अब एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पर नजर डालते हैं। स्लाइड नंबर 6, हेडलाइन है, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का भव्य आयोजन। जी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दुबई शहर में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? इस सम्मेलन में भारत समेत 60 से अधिक देशों के नेताओं और IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भी भाग लिया। तो इस सम्मेलन के बारे में मुख्य बातें क्या हैं? स्थान याद रखें, दुबई UAE। थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये एक वार्षिक सम्मेलन है जो 2013 से हो रहा है। तस्वीर एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल की है। हाँ, जिसमें विभिन्न देशों के झंडे और नेता दिख रहे हैं, जो इसके वैश्विक स्तर को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया की एक रोमांचक खबर की तरफ। स्लाइड नंबर 7, हेडलाइन है, दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 जल्द होगा लॉन्च। ये अंतरिक्ष विज्ञान में एक बहुत बड़ा कदम है। अमेरिकी कंपनी वास्ट स्पेस दुनिया का पहला कमर्शियल यानी निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 विकसित कर रही है। निजी स्पेस स्टेशन, इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा? इसे 2027 तक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्या होंगे? स्टेशन का नाम याद रखें, हेवन 1। डेवलपर है वास्ट स्पेस, जो एक अमेरिकी कंपनी है। लॉन्च व्हीकल होगा फाल्कन 9 और ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट। ये लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी से कितना ऊपर होता है? ये पृथ्वी से लगभग 160 से 2000 किलोमीटर ऊपर का क्षेत्र है। तस्वीर में हेवन 1 का एक काल्पनिक चित्रण है। जी, ये दिखा रहा है कि ये स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में कैसा दिखेगा। चलिए अब रेलवे और पर्यावरण से जुड़ी एक भारतीय पहल को देखते हैं। बिल्कुल। स्लाइड नंबर 8, हेडलाइन, अहमदाबाद में चली भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से देश की पहली ऐसी DEMU ट्रेन चलाई है जो LNG और डीजल दोनों से चल सकती है। LNG, इसका क्या फायदा है? LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक हरित ईंधन है। ये कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करता है और ये डीजल के मुकाबले काफी सस्ता भी है। तो ये एक इको फ्रेंडली पहल है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? स्थान याद रखें, साबरमती अहमदाबाद। ईंधन है LNG और डीजल का मिश्रण। एक रोचक तथ्य ये है कि LNG को -162 डिग्री C पर तरल अवस्था में रखा जाता है। मतलब ये पर्यावरण और पैसे दोनों की बचत करेगा। बिल्कुल, इको फ्रेंडली और किफायती। तस्वीर में भी आप इस नई ड्यूअल फ्यूल DEMU ट्रेन को देख सकते हैं। अब पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी एक खबर देखते हैं। स्लाइड नंबर 9, हेडलाइन है, लद्दाख में प्रोजेक्ट हिमांक, विकास के साथ हिम तेंदुओं का संरक्षण। जी, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रोजेक्ट हिमांक के तहत लद्दाख में सड़क निर्माण के दौरान दुर्लभ हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड देखे गए हैं। ये खबर महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि BRO न केवल सामरिक महत्व की सड़कें बना रहा है, बल्कि लद्दाख के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का भी ध्यान रख रहा है। परीक्षा के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम हिमांक, जो BRO ने 1985 में शुरू किया था। स्थान है लद्दाख
और पशु है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुए का एक उपनाम भी है ना? हाँ, इसे पहाड़ों का भूत यानी गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं और इसकी IUCN स्थिति वल्नरेबल यानी सुभेद्य है। तस्वीर में बर्फीले पहाड़ों के बीच एक हिम तेंदुआ दिख रहा है। जी, जो इसकी दुर्लभता और सुंदरता को दर्शाता है। चलिए, अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है। स्लाइड नंबर 10 हेडलाइन है, स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध। ये एक बहुत बड़ा कदम है। स्पेन की सरकार ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्या स्पेन ऐसा करने वाला पहला देश है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बाद स्पेन ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया इसे 2025 में लागू करेगा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बच्चों में स्क्रीन की लत और ऑनलाइन खतरों को कम करना है। तो मुख्य कारण है मेंटल हेल्थ और एडिक्शन। तस्वीर में भी एक बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है जिस पर प्रतिबंध का निशान है। जी, जो इस कानून को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। चलिए अब इतिहास के पन्नों से एक महत्वपूर्ण घटना को याद करते हैं। स्लाइड नंबर 11 हेडलाइन, झारखंड में याद की गई 1837 की ऐतिहासिक सेरेंसिया घाटी की लड़ाई। झारखंड सरकार ने हाल ही में 1837 की सेरेंसिया घाटी की लड़ाई को याद किया है। ये हो आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र प्रतिरोध था। ये लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? ये लड़ाई पश्चिमी सिंहभूम जिले में लड़ी गई थी, जहां आदिवासियों ने अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी थी। ये आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक है। तो इतिहास की दृष्टि से क्या याद रखना चाहिए? युद्ध का नाम सेरेंसिया घाटी की लड़ाई, जो 1837 में हुई। इसमें शामिल समुदाय था हो आदिवासी और स्थान पश्चिमी सिंहभूम झारखंड। तस्वीर में आदिवासी योद्धाओं को तीर धनुष के साथ दिखाया गया है। हाँ, जो उस ऐतिहासिक संघर्ष को जीवंत करता है। और अब आज की आखिरी खबर खेल जगत से। स्लाइड नंबर 12 हेडलाइन है, नई दिल्ली करेगा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी। जी, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का 17वां संस्करण इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें राइफल और पिस्टल की विभिन्न स्पर्धाएं शामिल होंगी। ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले संस्करण में, जो कजाकिस्तान में हुआ था, भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। हमने 99 मेडल जीते थे। तो इस बार भी उम्मीदें ज्यादा होंगी। बिल्कुल, इस बार भारतीय निशानेबाजों से 2028 ओलंपिक का कोटा हासिल करने की भी उम्मीद है। इस इवेंट को एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन आयोजित करती है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तस्वीर में एक भारतीय निशानेबाज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिख रहे हैं। जी, जो इस खेल के लिए आवश्यक एकाग्रता को दर्शाता है। तो आज हमने तकनीक, अर्थव्यवस्था, रक्षा, पर्यावरण, इतिहास और खेल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की। ये सभी टॉपिक्स आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल, आज के करंट अफेयर्स के लिए बस इतना ही। रिवीजन करते रहें और अपडेटेड रहें।